2-3 बार डिले होके, 1-2 बार बैन होके फाइनली हमारे 12 नाम की मूवी थिएटर्स में आ चुकी है और मैंने वो देख ली है। तो हाय गाइस, मैं त्रिवेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ हमारे 12 नाम की मूवी का। तो इस मूवी में हम स्टोरी देखते हैं एक ऐसे परिवार की जो कि लखनऊ में रहता है और उनके अभी 11 बच्चे हैं और 12वीं की तैयारी चल रही है। तो इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है कि क्या वो 12वां बच्चा इस दुनिया में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, या बाकी सब क्या होगा, क्यों लोग रोकना चाहते हैं कि वो 12वां बच्चा इस दुनिया में ना आए, और अगर इन्हें रोकना ही था तो पहले क्यों नहीं रोका। इस सब चीजों को ये टैकल करती है। लेकिन अगर आप पहले से ही राय बना के बैठे कि ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, तो ये वीडियो भी शायद आपके लिए नहीं है, क्योंकि फिर तो आप इस बारे में बात ही नहीं करना चाहोगे। आप भागोगे इस बात से कि यार इस पे कैसे बना दिया, ये तो फोबिया है, ये भाग रहे हैं हमसे, हमारे बारे में गलत चीजें दिखा रहे हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड में बात करूं कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश के लिए दिक्कत है, तो उसका जवाब है हाँ। और अगर आप किसी भी जाति या धर्म को इस समस्या से अलग हटा देते हो, तब आप देख पाओगे कि सच में दिक्कत है यार। सबसे पहली बात तो जॉब की दिक्कत है। हम देख ही रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, और चलो सरकार ने कुछ लोगों को नौकरी दे भी दी, तो यार कितनों को दोगे? मतलब मुझे नहीं लगता कि 10% लोगों को भी सरकार नौकरी दे सकती है। फिर बढ़ती जनसंख्या के साथ एक और दिक्कत आती है कि जो संसाधन है वो तो लिमिटेड है। अच्छा, जमीन है वो तो लिमिटेड ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई कल हमारे पास 2 बीघा जमीन थी, आज 4 बीघा हो गई है, कल को 20 बीघा हो जाएगी, वो तो लिमिटेड ही है। फिर लड़ोगे आपस में ही। चलो वापस आते हैं मूवी की कहानी पे। इसमें बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं हमें कि जो फैमिली है वो इन द एंड तो फैमिली ही है ना। मतलब तुम आपस में लड़ो, कुछ भी हो जाए, कि जैसे भाई ने भाई को मार दिया, लेकिन अगर कोई बाहर वाला आके मुझे कुछ बोलेगा तो मेरा भाई मेरी साइड से खड़ा रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मेरा भाई उसकी साइड से जाके खड़ा हो जाएगा कि इससे तो अभी मेरी लड़ाई हुई थी। तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि हर फैमिली में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जरूरी नहीं कि सबकी एक ही मेंटेलिटी हो। कुछ सोचते हैं कि भाई मैं अपनी बहन के लिए ये कर देता हूँ, या कोई बहन ऐसी है जो सोचती है कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वही कोई दूसरी बहन है जो सोचती है कि यार अगर ये काम हो जाएगा तो हो सकता है हमारे परिवार का भला होता है। तो उसी चीज को इस पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, वो हमें दिखाते हैं। वैसे तो ये 11-12 लोगों की फैमिली है, लेकिन ये फोकस करते हैं लगभग 5-6 लोगों पे, कि उनकी जो स्टोरी है, उनकी जिंदगी में जो चल रहा है, उसको हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हुआ, या अब इनकी जिंदगी जो शेप यहाँ पे आ पहुंची है किस वजह से है, या ये जो परेशान है या ये जो खुश है, इनकी जो बैक स्टोरी है वो किस तरह से और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि क्यों ये एक दूसरे के ऊपर इतने डिपेंडेंट है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले इन्हें दूसरे के बारे में सोचनी पड़ती है और उससे इजाजत लेनी पड़ती है। तो इस सब को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करती है। और जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, मतलब मुझे लगा था कि जैसा टॉपिक है इस पे थोड़ा वैसी बातें होंगी कि शायद आप एक बार को बात करने से डरो, लेकिन जिस तरह से स्क्रीन प्ले लिखा है भाई काबिल तारीफ है। मतलब मजा आता है देखने में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और कोई कहानी नहीं है। इनकी काफी अच्छी कहानी है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है और हर एक चीज का मतलब बनता है। फिर जो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है कि 2 लोग अगर आपकी फैमिली में है, हो सकता है एक किसी टॉपिक को सपोर्ट करता हो, दूसरा ना करता हो। जो आपस का कॉन्फ्लिक्ट है कि वो इस टॉपिक को लेके तो सहमत नहीं है, लेकिन एज अ फैमिली तो एक साथ ही है, तो उन्हें आगे बढ़ना है एक साथ। तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक टॉपिक को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ तो मैं आपके खिलाफ हो गया हूँ। और उसी चीज को ये काफी अच्छे से दिखाते हैं और अच्छा लगता है कि यार एक फैमिली है जो इतनी बड़ी फैमिली है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले बोला भी जाता था कि पूरी फैमिली एक साथ रहती है तो अलग ही मजे होते हैं। तो वही यहाँ पे कि इतनी बड़ी फैमिली है तो हर एक के डिसीजन दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। तो वो सब कुछ सोचना पड़ता है कि मैं ये काम कर दूं, चलो मैं सिर्फ अपने लिए या अपनी खुशी के लिए ये काम कर भी दूं, इन बाकियों का क्या। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये कोई धर्म स्पेसिफिक या जाति स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उन्होंने इसे ऐसा बना दिया है कि अगर इस बारे में कोई बात करता है तो ये पर्टिकुलर धर्म के बारे में है। जबकि ऐसा होता नहीं है कि मानो अगर संविधान में कोई संशोधन करा जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए या आपके लिए, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए, वो सबके लिए होता है। वही ये बात है कि अगर इस चीज में सुधार लाया जाएगा, इसके प्रति कोई कानून बनाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए कुछ अलग कानून है, आपके लिए कुछ अलग कानून है, वो तो सबके लिए बनेगा। लेकिन जो हमारे नेता है, जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने ऐसे इस चीज को प्रेजेंट करा हमारे सामने, हमारे समाज के सामने, कि अगर इस बारे में कोई बात कर रहा है तो आपके धर्म की बात है। ऐसी ही बात धर्म पे आती है, फिर हम चले जाते हैं डिफेंसिव मोड में कि देखो हमें तुम्हारी बात ही नहीं सुननी, तुम जो भी करना चाहते हो हमें चाहिए ही। उस चीज का नेता काफी अच्छे से फायदा उठाते हैं और अपने फायदे के लिए फिर इन चीजों को आगे यूज भी करते हैं कि इलेक्शन आते हैं तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के लाते हैं जिससे शायद हमारे ग्रोथ का कोई मतलब ना हो, लेकिन वो ऐसा मुद्दा लाएंगे जिससे आप खुश हो जाओ, कि आपको बस देखने में सुनने में अच्छा लगे कि यार इस बारे में बात कर रहा है, बाकी लोग तो इसके अपोजिट बोलते हैं, चलो इसे वोट देते हैं। अब अगर मैं इस मूवी की कास्टिंग की बात करूं तो हमें लीड में देखने को मिलते हैं अनु कपूर, और अनु कपूर ने बहुत अच्छा काम करा है। मतलब जो उन्हें किरदार दिया गया वो उसमें ऐसे घुस जाते हैं ना, आपको फर्क महसूस नहीं होगा कि ये रियल लाइफ है या रियल लाइफ है। जो उस कैरेक्टर के पीछे की बैक स्टोरी है जिसकी वजह से आज वो ऐसा बना है,
वो बहुत अच्छे से आपको स्क्रीन पे दिख जाता है। और फिर उनके भाई के कैरेक्टर में हमें देखने को मिलता है पारितोष त्रिपाठी, और इस बंदे ने अनु कपूर को टक्कर दी है। मतलब जब जब ये अपने रोल को अच्छे से निभाते हुए दिखते हैं ना, लगता है यार कि स्क्रीन पे कुछ चल रहा है। मतलब सिर्फ इनके चेहरे पे कैमरा फोकस करता है और वो तुम्हें महसूस होता है कि जो अंदर इनके कश्मकश चल रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और मोटिव्स क्लियर नहीं हो पा रहे, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, वो सब आपको समझ आता है कि स्क्रीन पे देख के कि यार ये बंदा सच में परेशान हो रहा है, अंदर से दिखता है। और फिर दो वकीलों के रूप में हमें देखने को मिलती है अश्वनी कालसेकर और मनोज जोशी, और इन दोनों ने काफी अच्छा काम करा है। मतलब जो वकीलों का एक प्रोफेशन होता है ना कि सही को भी गलत और गलत को भी सही करवा देने का, वो दिखता है। और जैसे वकील आपको फंसाता है, मतलब लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी ना ही जाए तो अच्छा है, वो यहाँ पे दिखता है कि आपकी ही बातों में आपको फंसा देगा वकील। और बाकी भी जो पूरी कास्ट है सबने बहुत बढ़िया काम करा है, तो लगता है भाई कि अच्छे से इन्होंने कास्टिंग करी है और वो अप टू द मार्क काम भी करते हैं। इस वीडियो का सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी चाहिए? तो जैसे ही मूवी इतनी बार डिले हो चुकी है, उसके बाद बीच में खबरें आ रही थी कि हो सकता है मूवी बैन हो गई हो, और फाइनली हमें देखने को मिल जाती है। ये तो मूवी देख के समझ आता है कि इसमें ऐसे सेंसिटिव टॉपिक हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी होगी, अभी नहीं होगी, 2 दिन बाद होगी, होगी जरूर। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि भाई ये तो प्रोपेगेंडा है, तो फिर आपके लिए मूवी नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इस चीज से दिक्कत क्या होती है, कि अगर जनसंख्या बढ़ भी रही है या अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उस चीज से क्या दिक्कत आती है। जैसे हमारे एक नेताजी भी है, एक ऐसे स्टेट के सीएम भी रह चुके हैं वो, जहाँ पे 10 साल में 9 बार सीएम की शपथ ले ली जाती है, तो उन्हें अपने बच्चों के नाम याद नहीं है। मतलब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया तो वो पूरे बच्चों के नाम भी नहीं बता पाए। तो सोचो यार, अगर आपको अपने बच्चों तक के नाम याद नहीं है तो फिर उनके फ्यूचर के बारे में वो क्या कर रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है, तो वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो अगर आप खुले दिमाग से इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपका स्वागत करती है। लेकिन अगर आप दिमाग बंद करके जाएंगे और यही सोच के जाएंगे कि मुझे तो विरोधी करना है, तो फिर ना ही जाओ, तो अपना ही दिमाग की शांति खराब करोगे, घर पे रहो, मत जाओ। और ऐसी ही एक कंट्रोवर्शियल मूवी रिलीज हुई है JNU, उसका रिव्यू देखने के लिए हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें।